मैं सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन कोई सवारी पैसों से भरा बैग टैक्सी में भूल गई। मैंने फ़ौरन टिकट लिया और पैसे लेकर पाकिस्तान पहुंचा। धूमधाम से बहन की शादी की और एक माह बाद वापस चला गया। चंद दिन गुजरे, मालिक के बंगले पे बड़ी दावत थी। हजारों लोग बुलाए गए थे। दूसरे मुल्कों से नाच गाने वाली औरतें भी जो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। ये देखकर मेरे कदम सुन्न हो चुके थे कि उन लड़कियों में मेरी बहन भी। मुझे अभी अभी राइड मिली थी। हालांकि मेरा इरादा खाना खाने का था, लेकिन मैंने फ़ौरन ही उस तरफ जाना ज़रूरी समझा था, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। एक मुख्तसर मुसाफा तय करके मैं एक होटल के पास पहुंचा था, जहां पर एक मियाँ बीवी का जोड़ा खड़ा हुआ था। उन्हें देखकर साफ मालूम हो रहा था वो पाकिस्तानी या इंडियन है। मैंने फ़ौरन बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया था और उनका सामान लेकर डिग्गी में रखा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस मर्द से पूछूं कि तुम इंडियन हो या पाकिस्तानी, मगर मैंने खामोश रहने में आफियत जानी थी। बेवजह कस्टमर से बात करना उन्हें उन्हें अनकंफर्टेबल फील कर सकता था। मैं खामोशी से अपनी ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया था, जब अचानक वो औरत मुझे देखते हुए बोली, हम कितनी देर तक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे? मैंने एक नज़र शीशे से उसकी तरफ डाली थी और अदब से बोला, मैम 15 मिनट। जब वो फ़ौरन बोली, कोशिश करके हम जल्द से जल्द पहुंचाओ, हमें बहुत देर हो रही है। उनके उजलत भरे अंदाज पर मैंने स्पीड थोड़ा तेज़ कर दी। ज़्यादा तेज़ करने पर मुझे चालान भी हो सकता था, इसलिए मैंने फ़ौरन थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई थी। कस्टमर की बात की अहमियत रखना हम पर लाजिम था। अभी मैं मोड़ काटता जब वो आदमी बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम पाकिस्तान या इंडिया से हो, फिर कोई और मुल्क से हो। मैं फ़ौरन बोला, जी सर, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप कहाँ से हैं? उनके पूछने पर मुझे हिम्मत आई, जबकि वो बोले, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम गाड़ी चलाओ। उनका सख्त अंदाज मुझे चौंका चुका था। हालांकि वो खुद मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन जब मैंने पूछा, मुझे जलील कर दिया था। मैंने अब ड्राइविंग पर ही ध्यान मरकूज कर लिया था। बेवजह मैं कोई उल्टी हरकत नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे गलत रिव्यू मिलता। एक मुख्तसर मुसाफर तय करके मैं उन्हें उनकी उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ चुका था, जबकि वो मुझे पैसे सेंड करके बोले, ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। लोगों से ये पूछना कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसमें वक्त ज़ाया ना किया करो, समझ आई। जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सामान निकाल कर मैं शुक्रिया अदा किया था और अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गया था, जहाँ से मुझे दूसरी राइड पिक करनी थी। ये दोनों मियाँ बीवी मुझे कुछ अजीब ही लगे थे। इतना अजीब अंदाज मेरी समझ से बाहर था। अगर खुद नहीं बता सकते थे तो फिर मुझसे क्यों पूछा? मेरे दिल में एकदम ख्याल उभरा था, लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया। फिलहाल मैं दूसरी राइड पर ध्यान देना चाहता था। उसके बाद मेरा खाना खाने का इरादा था। अगला शख्स एक बिजनेसमैन था। उसने अंदर बैठते ही मुझे हेलो कहा था। उसे देखकर मालूम हो रहा था कि वो दुबई या फिर यूके का है। मैंने इस बार सवाल जवाब नहीं किया था। एक दफ़ा जलील होकर मुझे समझ आ गई थी कि चुप रहने में ही आफियत है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट ही की थी, जब अचानक वो आदमी मेरी तरफ एक ब्रीफ केस बढ़ाते हुए बोला, ये पीछे रखा हुआ है, मैं अनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ, इसे आगे रखो। जबकि मैंने हैरत से ब्रीफ केस थामकर सामने सीट पर रखा था। भला ये किसका था? मेरे दिमाग में एकदम हलचल सी मची थी। फिलहाल मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। उस आदमी को उतार कर मेरा रुख अब होटल की तरफ था। मैंने अब कोई राइड पिक नहीं की थी। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। भला ये ब्रीफ केस किसका था? क्या उन दोनों मियाँ बीवी का, या फिर इसी आदमी का? इस ख्याल ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। मुझे अब घबराहट होने लगी थी, कहीं इसमें कोई बम वगैरह तो नहीं। ये सोच आते ही मैं फ़ौरन गाड़ी से उतर गया और ब्रीफ केस लिए होटल के अंदर चला गया। आज जुमा था। मैं हर जुमा को सऊदीया में अच्छा खाना खाता था। आम दिनों में मामूली खाना खाकर मैं अपना पेट भर लेता था। अभी मैंने कुर्सी संभाली ही थी जब वेटर फ़ौरन ही मेरे सर पर नाज़िल हो गया था। हालांकि अमूमन थोड़ी देर बाद ही वेटर आते थे जब हम बुलाएं। आज का दिन ही कुछ अजीब था। मैंने जल्दी जल्दी से उसे आर्डर दे दिया था और उसे ताकीद की थी कि थोड़ी देर में आना। ये कहकर मैंने फ़ौरन ब्रीफकेस खोला, मगर अगले ही लम्हे मैंने फ़ौरन ब्रीफकेस बंद कर दिया था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ऐसा लगता था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। माथे पर पसीना आ गया था, चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस में नोटों से भरी गड्डियाँ थी। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैंने आज तक इतना पैसा अपनी आंखों से नहीं देखा था। मैं खामोशी से अपनी जगह पे खड़ा हुआ था
और आर्डर कैंसिल करके फौरन होटल से बाहर आ गया था। मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा था। मैं गाड़ी में बैठकर सीधा अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये ब्रीफ केस किसका था? ये बात तो तय थी, ये ब्रीफ केस उस आदमी का नहीं, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ शख्स अपने हाथों से अपना नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस कभी नहीं देता। यकीनन ये ब्रीफ केस उन दोनों मियाँ बीवी का था। मेरे साथ बैठे हुए थे, बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। उन्हें देखकर ये मालूम हो रहा था कि वो लोग अमीर हैं, लेकिन इतना पैसा वो कोई बेवकूफ़ ही भूल कर जाएगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये ब्रीफ केस मैं लौटा देता हूँ, मगर अब मेरे दिल में लालच पैदा हो रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैंने ये पैसा लौटा दिया तो मेरी किस्मत दोबारा खाली रह जाएगी। अगर मैं ये पैसा लेकर पाकिस्तान चला जाऊँ तो मेरी बहन की शादी हो सकती है, मैं अपना एक घर ले सकता हूँ। कितने सालों से मैं सऊदी अरब में टैक्सी चला रहा हूँ, मगर इतना पैसा नहीं जोड़ पा रहा कि बहन की शादी भी कर लूँ और अपना घर भी ले लूँ। इन पैसों को देखकर मैं इतना समझ गया था, ये करोड़ से ज़्यादा है। मेरा दिमाग अब तेज़ी से हरकत में आ गया था। मैंने सोच लिया था कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा मैं पहले पाकिस्तान के अकाउंट में भेजूँगा, इसके बाद यहाँ से निकलूँगा। इतना कैश लेकर अगर मैं एयरपोर्ट से गुजरा तो मुझे पकड़ा जा सकता है, और फिर मुझे छानबीन के बाद मुझ पर किसी भी किस्म की एलिगेशन लग सकती है। मैंने अपना दिमाग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना था। अपने हाथों से पैसे काउंट करके मैं तकरीबन 10 लाख रुपए लेके बैंक गया था। उसी दिन मैंने वो पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए थे। टैक्स वगैरह भी भर दिया था ताकि कोई भी मुसीबत मेरे सर ना आए। अब मुझे तकरीबन इस तरह कुछ महीने चाहिए थे, इसके बाद ही ये पूरे पैसे पाकिस्तान भेज सकता था, क्योंकि रोज़ रोज़ जाकर अगर मैं 10 लाख रुपए पाकिस्तान भेजता तो मुझ पर शक भी हो सकता था। मुझे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का इल्म नहीं था, इसलिए मैं अपने तौर पर दिमाग चला रहा था। 15 दिन वक्फे से मैंने पैसे भेजना शुरू किए थे। मेरे घर वाले भी थोड़ा परेशान हुए थे, मगर मैंने अपनी बातों से उन्हें थोड़ा बहुत कायल कर दिया था कि किसी किस्म का एक्शन नहीं लेना है और अभी पैसे नहीं निकालने जब तक मैं वहाँ न पहुँच जाऊँ। पैसे मैं अपनी माँ के अकाउंट में भेजता था। मैंने तकरीबन 3 महीनों में तमाम पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिए थे। इसी दौरान मैं बाकायदगी से अपनी टैक्सी भी चला रहा था ताकि मुझ पर किसी को शक भी ना हो, और खुदा का शुक्र था कि अभी तक मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हुई थी, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे गुम किए थे उन्होंने कोई गलत राब्ता नहीं किया था। हालांकि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी उनके पास मौजूद था। 3 महीने बाद मैंने फ़ौरन अपनी टिकट करवाई थी और बिना घर वालों को बताए मैं पाकिस्तान आ गया था। एयरपोर्ट पर कदम रखते हुए भी मुझे अजीब डर महसूस हो रहा था। मैं करोड़ से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान लेकर आया था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। अगर इन लोगों को ज़रा भी शक पड़ जाता तो मैं कई साल तक जेल में सड़ता रहता और मुझे कोई नहीं बचाता। मैंने फ़ौरन टैक्सी ली थी और अपने घर आ गया था। अम्मा मुझे देखकर बहुत जज्बाती हुई थी। तकरीबन मेरी वापसी 1.5 साल बाद हुई थी। मेरी बहनें, मेरे भाई सब मुझे देखकर खूब रोए थे। मेरी हालत भी कुछ उन लोगों से मुख्तलिफ ना थी। परदेश में रहने वाला शख्स ही इस तकलीफ़ को समझ सकता है कि तन्हाई कितनी ज़ालिम होती है। खाना वगैरह तनावल करने के बाद मेरी माँ मेरे बराबर में बैठी थी और मुझे देखते ही बोली, ये तुम इतना पैसा कैसे भेज रहे थे? कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी? और अचानक से तुम क्यों आए? जबकि मैं फ़ौरन बोला, अम्मा आप छोटी के ससुराल वालों से बात करें। अब हम शादी करेंगे और अब मैं एक जगह देखूंगा ताकि अपना घर खरीद सकें। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा काफ़ी हैरान हुई थी और मुझे देखते हुए बोली, मुझे कम अज़ कम कुछ बताओ तो सही। लेकिन मैंने चुप रहने में आफियत समझी थी। फ़िलहाल मैंने ये सब किसी को नहीं बताया था। मेरी अम्मा काफ़ी भोली औरत थी। अगर उनके मुंह से किसी के सामने इस तरह की कोई बात निकल गई तो मेरी शामत आ सकती थी। मैं बुरी तरह किसी भी मसले में उलझ सकता था, इसलिए मैंने हर एक से इस बात को छुपाए रखा था। अम्मा ने छोटी के ससुराल वालों से बात की तो वो राज़ी हो गए थे। उनका कहना था, हम तो पहले ही आपसे रुखसती का बोल रहे थे, लेकिन आप लोग ही देर कर रहे थे। ये बात हकीकत थी। मेरे सर पर बाप का साया नहीं था। 2 भाई थे, लेकिन उनकी शादियाँ हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से गर्ज थी। 2 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी अब्बा की ज़िंदगी में हो गई थी। बस एक छोटी बहन रह गई थी, जिसकी जिम्मेदारी हम भाइयों पर थी। लेकिन उन दोनों के चाल चलन साफ बता रहे थे कि वो शादी में कुछ भी नहीं दे सकते। मगर अब मेरे पास पैसे मौजूद थे। मैंने सोच लिया था
کہ भाई होने का फर्ज मैं निभाऊंगा। कुछ ही दिनों में तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। मैंने अम्मा के साथ जाकर एक जगह भी देख ली थी। मैं बहुत खुश था और पैसों ने मेरी ज़िंदगी भी बदल दी थी। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहार भी आ सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। वक्त गुजर रहा था और शादी का दिन भी आ गया था। मैंने उसे बहुत जहेज दिया था। एक एक चीज़ मैंने उसे दी थी ताकि कभी भी उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हालांकि उसके ससुराल वाले हमें मना कर रहे थे कि आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। मगर माँ बाप जितना भी अपनी बेटी को दे कम होता है। अपनी बहन की शादी करके मैं बेहद मुतमिन था। शादी की सुबह जब खुशी खुशी वो हमारे घर आई थी, मेरी बातें खिल उठी थी। मैं बहुत खुश था। अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद मैंने हासिल कर लिया है। घर भी ले लिया और बहन की शादी भी कर दी। ज़िंदगी इतनी आसान हो सकती थी, मैंने सोचा नहीं था। इसके बावजूद मेरे पास पैसे बच गए थे। अब अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वो मेरी शादी भी करवा दे। मगर फ़िलहाल मैं अभी आपको मज़ीद बताना चाहता था कि घर लेना सिर्फ मसले का हल नहीं था और मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ करोड़ रुपए थे जिससे बहन की शादी और अच्छा घर ही आ सका था। अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मुझे अभी भी मेहनत करनी थी। तकरीबन 6 महीने में पाकिस्तान में ठहरा था और फिर सऊदी अरब रवाना हो गया था। इतना अरसा काफ़ी था सऊदीया से गायब होने के लिए। अब मुझे यकीन था वहाँ जाकर भी मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। 2 दिन बाद ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। आज मामूल का ही दिन था। मैं 2-4 राइड ले चुका था और अब खाना खाने का था, इसीलिए होटल की तरफ रवाना हो गया। आर्डर देकर मैं अभी फारिग ही हुआ था जब एक औरत पूरी तरह चिल्लाते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी। तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। वो बार बार अपनी कमीज़ को झाड़ रही थी। कोई भी उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसके कपड़ों पर न जाने अजीब किस्म के मकोड़े चल रहे थे। तकलीफ से उसकी जान निकल रही थी। उस औरत को देखकर साफ मालूम हो रहा था वो काफ़ी रईस खातून थी। रेस्टोरेंट का अमला भी उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था। सभी उससे खौफ खा रहे थे मगर मेरी इंसानियत ने मुझे वहाँ बैठने नहीं दिया था। मैं फ़ौरन खड़ा हुआ था। अपनी शर्ट उतार कर मैंने जल्दी से उस औरत की कमीज से मकोड़े झाड़ना शुरू कर दिए थे। काफ़ी सारे लोग अपनी जगह से खड़े हो गए थे। शुक्र था कि रेस्टोरेंट वाले शोर नहीं कर रहे थे कि उस औरत को बाहर निकालो, बल्कि सब खामोशी से खड़े उसको मुतमिन होने का मौका दे रहे थे। उसके मकोड़े वगैरह झाड़ देने के फ़ौरन बाद ही उन 6-7 मकोड़े जो काफ़ी बड़े थे उन्हें मारकर झाड़ू से बाहर निकाल दिया था। वो औरत रोते रोते पास पड़ी किसी कुर्सी पर बैठ गई थी। उसके बैठते ही अमला भागकर उसके पास आया था, जबकि मैं एक नज़र उस औरत पर डालकर अपनी शर्ट वापस पहनकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। अपने आर्डर का इंतज़ार करने लगा था। कुछ ही देर गुजरी थी जब मामला ठंडा हो गया। मेरा आर्डर भी आ चुका था। मैं खामोशी से अपना खाना तनावल कर रहा था जब वो औरत मेरे सामने आकर बैठी थी और मुझे देखते ही बोली, बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम मेरी मदद ना करते तो मैं खौफ से ही मर जाती। जबकि मैं उनको देखते हुए बोला, इस तरह हर मामले में चीखने चिल्लाने से सिर्फ इंसान अजियत में मुब्तला होता है। अभी आपके साथ ऐसा कोई मसला पेश आए तो आराम से खड़ी रहें और किसी से मदद की अपील करें। अगर कोई मदद नहीं कर रहा तो खुद ही अपनी मदद करें, अपने हाथों का इस्तेमाल करें, मगर इस तरह चीख कर खुद को अजियत ना दें। मेरी बात सुनकर वो औरत बोली, तुम काफ़ी समझदार लगते हो, कौन हो, कहाँ के हो? मैं अब थोड़ा चौंका था। वो औरत उर्दू में बात कर रही थी, यानी वो मेरी ज़बान की थी। मैं उनको देखते हुए बोला, मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पर टैक्सी ड्राइव करता हूँ। जबकि वो फ़ौरन बोली, तकरीबन दिन भर का कितना कमा लेते हो पाकिस्तान रुपए में? जबकि मैं थोड़ा हैरान हुआ था। मुझे अपनी इनकम बताना पसंद नहीं थी। अब इनकम ज़्यादा हो या कम, मैं हमेशा इस बात को लोगों से छुपा कर ही रखता था। मैं अभी बात को घुमाता इससे पहले ही वो औरत मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अरे डरो मत और ना ही ये सोचो कि मैं तुम्हारी कमाई पर हसद करूँगी। अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अमीर हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए शर्मिंदा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा दिमाग पढ़ रही हो। मैं सर झुकाकर बोला, पाकिस्तान रुपए में अच्छा कमा लेता हूँ। मैंने इस बार भी अपनी तनख्वाह छुपाए ही रखी थी। जब औरत मुझे देखते हुए बोली, खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है अपनी कमाई छुपाना और इसमें कोई गलत बात नहीं। हम भी कभी कभी अपनी इनकम किसी को नहीं बताते। खैर मैं आज तुम्हारे काम से और तुम्हारे अंदाज से बहुत मुतासिर हुई हूँ। मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है जो परमानेंट मेरे लिए काम करे। मैं तुम्हें महीने की अच्छी तनख्वाह दूंगी, तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 5 लाख रुपए तक। उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
मैं कुछ कहना चाहता था मगर ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़बान पर ताला लग गया हो। वो मज़ीद बोली, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें मालूम है मुझे ऐसे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। ये मेरी कमज़ोरी है। यकीनन तुम किसी कंपनी के साथ मिलकर टैक्सी चलाते होगे। मैंने सर हाँ में हिला दिया तो वह मुस्कुराते हुए बोली, यानी तुम्हारे लिए बचत बहुत कम है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। कंपनी को देना फिर पाकिस्तान भी भेजना, अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं होगा। वो औरत सभी जानती थी। हालांकि अमीर लोग ज़्यादातर अपनी ही ज़िंदगी पर फोकस करते हैं। मैं फ़ौरन बोला, अगर मैडम आप मुझे तनख्वाह 5 लाख रुपए देंगी तो मैं फ़ौरन तैयार हूँ। मुझे वाकई पैसों की बहुत ज़रूरत है। अभी बहन की शादी की है, घर खरीदा है, अब इरादा है अपनी शादी का, मगर इतना पैसा पीछे नहीं कि मैं शादी कर सकूं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। मेरी बात सुनकर वो बोली, मैं तुम्हें इतना मालामाल कर दूंगी कि तुम शादी भी कर लोगे, अपनी माँ को भी यहाँ बुला लोगे और अपनी बीवी को भी रखोगे। बस तुमने मेरे साथ ईमानदारी से रहो। आज मुझ पर इनायत हुई थी कि दंग रह गया था। 6 महीने बाद करोड़ रुपये मिलना, उसके बाद वापस आकर इतनी अच्छी जॉब का मिल जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी थी। मैंने फ़ौरन निधामी भर ली थी। जबकि वो औरत मुझे अपने घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर और अपना नाम वगैरह बताकर चली गई थी। हालांकि मैंने उसे खाने पर रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। वो इतने छोटे होटल से खाना नहीं खाती। वो तो इसके कपड़ों पर मकोड़े आ गए थे। इसी वजह से जल्दबाजी में वो इस होटल में आ गई थी, जबकि मैं खामोश हो गया था। मैंने दोबारा टैक्सी ड्राइव नहीं की थी, बल्कि सीधा अपने क्वार्टर पर आ गया था और अपनी माँ को फ़ोन करके तमाम हालात से आगाह करने का था। लेकिन मैं ठहर गया था। अभी मैं अपनी टैक्सी भी कंपनी को वापस नहीं करना चाहता था। पहले ही जाकर देख लेना चाहता था कि ये लोग कैसे हैं। क्या ये लोग मेरे साथ तरीके से रहेंगे या फिर मुझे जलील होने के लिए छोड़ देंगे। पूरी रात ही मेरी इसी सोच विचार में गुजर गई थी। अगली सुबह मैं सुबह के वक्त ही पहले उस औरत के शानदार बंगले पर पहुंच गया था। उसका बंगला देखकर ही मुझे समझ आ गई थी कि वह वाकई बहुत अमीर है। मेरी बातें गिल उठी थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अब यहीं पर नौकरी करूंगा और टैक्सी वापस कर दूंगा। रब का नाम लेकर मैं अंदर दाखिल हो गया था। अभी मैं कोई सवाल करता इससे पहले अंदर से एक औरत बाहर आई थी। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारा नाम शहजाद है। मैंने सर को हल्की सी जंबिश दी तो वो बोली, तुम्हें मैडम बुला रही हैं। मैंने फ़ौरन ही उस औरत के पीछे पीछे बढ़ा था। वो मुझे लिए एक लाउंज में आ गई थी। सामने ही वही औरत एक बहुत ही उम्दा लिबास पहनकर बैठी थी। मैंने करीब जाकर उन्हें सलाम किया तो वो उठ खड़ी हुई थी और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत खुशी हुई, तुम वक्त के काफ़ी पाबंद हो। अगर तुमने काम इस ईमानदारी के साथ किया तो याद रखना तुम्हारी तरक्की यकीनी है। आओ मैं तुम्हें अपनी गाड़ियाँ वगैरह दिखाऊं और तुम्हारा टेस्ट भी ले लूँ। तुम किस तरह की ड्राइविंग करते हो। जबकि मैं फ़ौरन बोला, मैडम आप बेफिक्र रहें, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पाकिस्तान में भी टैक्सी ड्राइव की है, इसलिए मुझे काफ़ी तजर्बा है। जबकि वो बोली, ये तो तुम्हारे साथ बैठकर ही मालूम होगा। वो मुझे लेकर अपने गैराज में आ गई थी। वहाँ पर हसीन तरीन गाड़ियाँ खड़ी थी। मेरी तो लॉटरी ही निकल आई थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाऊँ। वो मुझे लेकर मर्सिडीज़ में बैठी थी। मैंने फ़ौरन यही तमाम चीज़ों को समझा था और उन्हें लेकर टेस्ट ड्राइव पर निकल गया था। कुछ ही देर बाद वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोली, तुम झूठे दावे नहीं करते, मुतासिर हुई हूँ तुम्हारी ड्राइव से। चलो अब घर चलते हैं। ये कहते ही उसने मुझे गाड़ी मोड़ने का हुक्म दिया था, जबकि मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए सीधा उन्हें वापस बंगले पर लेकर आया था। कई बार मुझे हैरत हुई थी कि ये औरत महज इतनी सी करम नवाजी पर मुझे इतना क्यों दे रही है, मगर मैंने ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं समझा था। अगले दिन ही मैंने कंपनी से तमाम कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए थे। उनके हाथ में उनकी गाड़ी की चाबी थमा दी थी और अब मुकम्मल तौर पर उसी बंगले में रहने लगा था। सुबह 8 बजे जाता था और रात 10 बजे वापस आता था। उस औरत ने मुझे ये भी कहा था कि आप मेरे सर्वेंट क्वार्टर में भी रह सकते हैं, मगर मुझे अपना क्वार्टर पसंद था। वहाँ पर मेरे दोस्त वगैरह भी थे। इंसान जहाँ काम करता है वहाँ नहीं रहे तो ज़्यादा बेहतर। इससे आपकी इज्जत भी घटती है और आपको ख़ास मज़ा भी नहीं आता। इसलिए मैंने फ़िलहाल उन्हें मना कर दिया था। मैंने अम्मी को भी बता दिया था। उन्होंने काफ़ी एतराज़ जताया था, लेकिन जब मैंने उन्हें तनख्वाह बताई तो वो फ़ौरन राज़ी हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी। मुझे उनके पास काम करते हुए 2 महीने हो गए थे और इन 2 महीनों में मेरे पास 10 लाख रुपए थे। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। कई बार मुझे हैरानगी भी हुई थी कि ये औरत मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। खाना भी वो मुझे देती थी, शॉपिंग भी करवाती थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मुझे पसंद करती हो, मगर वो शादीशुदा औरत थी।
बच्चों वाली थी और ना ही उसने मुझसे ऐसी कोई नामुनासिब बात कही थी। मैंने अपना सर झटक दिया था और यही सोचा था कि रईस लोग हैं, इनके लिए 5-10 लाख रुपए हम जैसे गरीबों को दे देना कहाँ कोई बड़ी बात होती है। मगर मैं जानता ही नहीं था कि असल वजह कुछ और है। मेरी ज़िंदगी किस तरह दांव पर लगाई गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वक्त और तेज़ी से गुजर रहा था। आज मामूल के मुताबिक मैं मैडम को लिए एक सैलून पर आया था जब मुझे सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आया था। मैं हाल अहवाल के बाद बोला, हाँ भाई, किसके लिए फ़ोन किया है? जब वो बोला, आज तुम पार्टी में आ रहे हो, मैडम ने तुम्हें बुलाया है। जबकि मैं फ़ौरन बोला, कौन सी पार्टी, किस तरह की पार्टी? चंद लम्हे वो आदमी खामोश रहा और फिर बोला, क्या वाकई मैडम ने तुम्हें नहीं बुलाया? तुम पर इतनी करम नवाजियाँ करती हैं, फिर तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी। जबकि मैं चंद लम्हे को बोल ही नहीं पाया था। उनकी बातों का क्या मतलब था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, आज मैडम ने घर में पार्टी रखी है और सब मुलाजमीन को उन्होंने मदऊ किया था। क्या तुम्हें नहीं बुलाया? जबकि मैं खामोश हो गया था। बात को घुमाकर मैंने ख़त्म कर दिया था। मुझे वाकई अब बहुत थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वापसी के रास्ते में मैंने मैडम से इस हवाले से पूछा। वो फ़ौरन बोली, अरे तुम मेरे घर के मेंबर जैसे बन गए हो। क्या मैं तुम्हें इनविटेशन दूँ? तुम लाजमी आना, मुझे अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमिन हो गया था। आधा दिन मैंने काम किया और फिर मुझे छुट्टी मिल गई थी। रात के वक्त मैं अपना अच्छा लिबास पहनकर पार्टी में आ गया था। अभी हम सब को बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मालूम हुआ कि आज तो नाचने वाली औरतों को भी बुलाया गया है। मैंने आज से पहले इस तरह का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था। न जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हुई थी। दिल किया कि इस महफिल से उठकर चला जाऊं, मगर अगर मैं ऐसा करता तो मैडम नाराज़ हो जाती। उनकी नज़रें मुझ पर थी, इसलिए मैंने वहीं बैठने में आफियत जानी थी। थोड़ी देर बाद ही औरतें आ चुकी थी। मैं खामोशी से एक कोने में ड्रिंक हाथ में थामे खड़ा था। मैंने नज़रें झुकाई हुई थी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मगर अचानक ही न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हुई थी। मैंने जैसे ही नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो अगला लम्हा सांस लेना ही भूल गया था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी बहन डांस कर रही थी, जिसकी शादी मैंने बहुत धूमधाम से की थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा कलेजा चीर दिया हो। लम्हे बाद ही फ़ौरन उस तरफ बढ़ा था और अपनी बहन का हाथ थाम लिया था, जो मगन अंदाज में उदास चेहरे के साथ नाच रही थी। मुझे देखते ही होश में आ गई थी और मुझे अपने साथ देखकर कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी रही थी और फिर अपने कदम पीछे लेते हुए दोबारा डांस करने लगी थी। मगर ये मंजर नहीं देख सकता था। मैंने ज़बरदस्ती उसका हाथ थामा और उसे वहाँ से ले आया था। वहाँ पर काफ़ी और औरतें थीं, इसलिए किसी को ज़्यादा गौर नहीं किया था। बाहर आते ही मैंने उसे झंझोड़ दिया था कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुम खुश थी। अपने घर में ये सब क्या माजरा है? अभी मैं मजीद कुछ कहता, इससे पहले ही अकब में मुझे मैडम की आवाज़ आई थी। मैंने पलटकर देखा तो वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारे हाथों से तुम्हारी बहन को खरीदा गया है। करोड़ रुपए याद नहीं है तुम्हें? जबकि मैं अपनी जगह पर बुत बन गया था। वो मजीद बोली, तुम्हें पूरे एक मंसूबे में फंसाया गया था। तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है वो एक बेख्याली थी? तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए आज मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम जब मेरे पास जॉब पर आए, मैंने तुम्हारा पूरा पूरा हसब नसब निकाला था। तब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी बहन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तुम्हें इल्म नहीं, जिस घराने में तुमने अपनी बहन की शादी की है वो आम लोग नहीं है, बल्कि एक गिरोह है जो दूसरे ममालिक से लड़कियां लेते हैं और दूसरे ममालिक भेज देते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए से वो लोग उसे पसंद कर चुके थे। मगर तुम लोग शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे मौजूद नहीं थे और उन्होंने तुम्हारे ज़रिए ही वहाँ तक पैसे पहुँचाए और तुम्हारी बहन को यहाँ बुला लिया। ये सुनना था कि मैं चीख मारकर रो पड़ा था। मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी छोटी बहन भी ज़ारो कतार रो रही थी। उसकी उजड़ी हुई रंगत, आंखों के नीचे हल्के इस बात की गवाही थे कि वो अच्छी ज़िंदगी में नहीं थी। मैंने उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी थी। ये सब मुझसे लाशऊरी तौर पर हुआ था। उस औरत ने अपनी जान बचाने के सदक़े मेरे ऊपर काफ़ी मेहरबानियाँ की थी। मेरी बहन को वापस बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान भेजा था, उसके शौहर से तलाक करवाई थी और मुझे जॉब से नहीं निकाला था, बल्कि मैं अब भी वहीं पर काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी बहन की अपने ही रिश्तेदारों में दोबारा शादी कर दी है। ये सब भी मैडम की ही मेहरबानी की वजह से हुआ है। अम्मा को मैंने यहीं बुला लिया है और अब शादी का इरादा रखता हूँ, मगर जब भी इस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ
तो मेरी जान हलक में अटक जाती है। क्या इंसान इतने भी जालिम हो सकते हैं? कोई इतना बड़ा मंसूबा भी बना सकता है? मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए अच्छा करो, अपनी जान पर खेल जाओ, तो वो रब आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। नादरीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।